हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीकेडी एजुकेशन में। मैं बतन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक की क्लासों में हमने जाना कि लास्ट क्लास हमने आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में एनसीआर से संबंधित विषय वस्तु, इसके अतिरिक्त हमने उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले और उनसे संबंधित उनके मुख्यालयों को जानने का प्रयास किया था। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने बताया था दिल्ली एनसीआर का गठन 1985 के अधिनियम के तहत 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत कुल 24 ज़िलों को शामिल किया गया। भारत के 3 राज्य इससे संलग्न हैं, जिसके 24 ज़िले इसमें शामिल हैं और वो 24 ज़िले 5400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरे हुए हैं, जिसमें 14 ज़िले हमारे आपको पता है किसके हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं। उसके बाद 2 ज़िले किसके हैं, राजस्थान के हैं, और 8 ज़िले हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें 2 ज़िले अभी प्रस्तावित हैं। 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के मैंने बताया था कि सर एक मुजफ्फरनगर, उसके बाद शामली, उसके बाद बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसके अतिरिक्त 3 ज़िले अभी और शेष हैं जो आप सभी लोग जानते हैं और अब बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो है नहीं। फिर भी अगर आप लोग पूछना चाहें तो मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। बात समझ पाए? इसके अतिरिक्त मैंने आपको कुछ ज़िले और उनके मुख्यालय जैसे सिद्धार्थनगर, अब काट के मैं पूछता हूँ आपसे, आप लोग बोलते रहना मेरे साथ साथ, मैं राज्य बोलूँगा और आप मुख्यालय बोलना। मैं ज़िले बोलता हूँ और आप मुख्यालय बोलना, ठीक? जैसे सिद्धार्थनगर नवगढ़ है, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है? नवगढ़ है। इसके बाद बात करें देवीपाटन, मुख्यालय क्या है? गोंडा है। देवीपाटन मुख्यालय क्या है? गोंडा। रॉबर्ट्सगंज किसका मुख्यालय है? सोनभद्र का। वेरी गुड। इसके बाद अगर हम लोग बात करें खलीलाबाद किसका मुख्यालय है, तो संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय, हाँ मैंने अभी आपको बताया है। अकबरपुर माती किसका मुख्यालय है? कानपुर देहात का। और अकबरपुर अंबेडकर नगर किसका? अंबेडकर नगर। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। पमासा किसका मुख्यालय है? संभल का मुख्यालय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एक विषय वस्तु छोटी सी रह गई है उत्तर प्रदेश के, एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। देखिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पहली बात तो नगर निगम आपसे पूछे जाएंगे बाबू कि उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है। हमें इसके नगर निगम पढ़ने नहीं है, केवल इनकी संख्या जाननी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या 17 है। कितनी है? 17 है। यहाँ से क्वेश्चन 2 बनते हैं। पहली बात यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुल नगर निगम कितने हैं, तो 17। और पूछा जाएगा कि नवीनतम नगर निगम कौन सा है। सबसे नवीनतम अगर नगर निगम की बात करेगा तो आप लोगों को याद रखना है शाहजहांपुर। कौन? शाहजहांपुर। याद रखेंगे बाबू, सबसे नवीनतम नगर निगम यदि आप लोगों से पूछा जाएगा तो सबसे नवीनतम नगर निगम हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा है? शाहजहांपुर। टोटल नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, कहीं भी छोटे से फैक्ट में मेंशन इसको कर लीजिए। बात समझ पाए? इसके अगर हम लोग इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके अतिरिक्त आपने मेरे साथ हेडिंग लगाना है उत्तर प्रदेश के मंडल। उत्तर प्रदेश के मंडल। उत्तर प्रदेश के मंडल। मंडल एक कमिश्नरी क्षेत्र होता है, आप सभी को पता है। कुछ छोटे छोटे जिलों या कुछ जिलों को मिलाकर एक मंडल में तब्दील कर दिया जाता है और उन मंडलों का संपूर्ण कार्यभार एक कमिश्नरी प्रणाली पर आधारित होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ओके, देखिएगा मंडल की बात करें तो यहाँ से भी बाबू कभी कभी पूछ देता है इनकी कुल संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में मंडल की कुल संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। क्या यहाँ से हमसे मंडल पूछा जा सकता है? हाँ, यहाँ से मंडल पूछा जाता है। मंडल कैसे पूछा जाता है? आपको 4 ऑप्शन देगा
उन चारों ऑप्शन में ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो मंडल नहीं है, जो क्या नहीं है, मंडल नहीं। और एक क्वेश्चन तो कैसे पूछा गया था, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। अब यहाँ दो चीज़ें हमें माइंड करनी है, एक तो इसमें रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इसने दे दिया कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। अब भिन्न पहचाने तो सभी मंडल जिले होते हैं, सभी मंडल क्या होते हैं, जिले होते हैं, परंतु सभी जिले मंडल नहीं होते। ऐसा भी तो कॉन्सेप्ट है, जब सभी जिले मंडल होंगे तो सभी मंडल जिले तो नहीं हो सकते ना, है ना। तो कंडीशन क्या बनी, यहाँ पर दो चीज़ें बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होगा तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कभी आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बना था कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। उसमें बाबू 3 मंडल थे और एक जिला था, 3 मंडल थे और एक क्या था, जिला था। तो जो हमारा जिला होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन के पूछने की नेचर क्या है वो उस पर मैं अभी बात करूँगा। देखिएगा कुल जिले कितने हैं हमारे, कुल मंडल कितने हैं बाबू, 18 हैं। 18 मंडलों को अगर हम लोग नोट करना प्रारंभ करें, मेरे साथ नोट करते चलेंगे, मैं आपको मैप में याद करने का इसको तरीका बताऊंगा। अब इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग याद करिए। देखिएगा हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन है, सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। तो ये सहारनपुर हमारा एक मंडल है, सहारनपुर क्या है, हमारा एक मंडल है। सहारनपुर से जब हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो सहारनपुर से इस साइड में आपको याद है, इस साइड में क्या है, इस साइड में सहारनपुर से हमारा मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, बरेली है, मुरादाबाद है, लखनऊ है ना। तो सहारनपुर के आगे एक जिला है, एक जिला है जिसको हम लोग कहते हैं बरेली। क्या कहते हैं हम लोग, बरेली। ये बरेली भी हमारा क्या है, एक मंडल है। बरेली भी क्या है, हमारा एक मंडल है। बरेली के थोड़ी जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमें देखने को क्या मिलता है बेटा, मुरादाबाद मिलता है। क्या मिलता है, मुरादाबाद। और ये मुरादाबाद भी हमारा एक मंडल है। मुरादाबाद भी क्या है, हमारा एक मंडल है। जैसे आप लोग मुरादाबाद से थोड़ी इधर जाएंगे, मैप में मैं आपको अभी इसकी लोकेशन दिखा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। मैप जब थोड़ा इधर जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा लखनऊ। क्या देखने को मिलेगा, लखनऊ। ये लखनऊ भी हमारा एक मंडल है, लखनऊ भी क्या है, हमारा एक मंडल है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर से जब हम लोग नीचे आएंगे तो सहारनपुर से जैसे नीचे आएंगे तो हमारा मेरठ एक जिला पड़ता है, ये मेरठ भी हमारा मंडल है। मेरठ भी क्या है, मंडल है। मेरठ के अतिरिक्त अलीगढ़, अलीगढ़ भी हमारा एक मंडल है। अलीगढ़ मेरठ के नीचे ही, आपको पता है इधर मेरठ, मेरठ के जस्ट बराबर से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, उसके नीचे हम लोग चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अलीगढ़। कौन मिलेगा, अलीगढ़। और अलीगढ़ के जस्ट बराबर आपको मिलेगा आगरा मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा, आगरा। तो ये आगरा भी एक क्या है, मंडल के रूप में ही आता है। आगरा भी किसके रूप में आता है, मंडल के रूप में आता है। अगर आप पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यदि आप देखेंगे, देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो पूर्वी में आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर। क्या मिलेगा, गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर को तो आप लोग जानते हैं। और गोरखपुर जैसे 3 जिले आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या। गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या, और ये तीनों ही मंडल हैं। तो इसी के नीचे आप लोग नोट कर लें, गोरखपुर, वाराणसी। कौन है, वाराणसी। गोरखपुर, वाराणसी, और वाराणसी के नीचे अयोध्या। वाराणसी के नीचे कौन है, अयोध्या। और अयोध्या के बाद बाबू एक जिला आपको देखने को मिलेगा वस्ती। कोई मच्छर बैठ गया क्या इसमें, वाराणसी, सॉरी, अयोध्या के नीचे एक जिला है वस्ती। कौन है, वस्ती। ये वस्ती भी बाबू एक मंडल है। वस्ती भी क्या है, एक मंडल है। इसके नीचे मिलेगा देवी पाटन। क्या मिलेगा, देवी पाटन। देवी पाटन भी क्या है, एक मंडल है। देवी पाटन भी क्या है, एक मंडल है। नीचे से चलें क्योंकि नीचे भी हमारे कुछ जिले हैं, झांसी है, चित्रकूट है, झांसी है, चित्रकूट है, प्रयागराज है। नीचे मैंने आपको सारे ज़िले बताए हैं, मिर्ज़ापुर भी है ना। तो उसमें हमारे कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो यहाँ पर इससे लगे हैं और जो मंडल का मतलब निर्माण करते हैं या मंडल कहलाते हैं। तो आगरा के बाद अगर हम लोग चलें तो मैंने बताया था आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। कौन सा, झांसी। कौन है बाबू, झांसी। झांसी के बाद आपको पता है, वैसे तो महोबा आता है लेकिन बांदा भी आता है, यहाँ पर चित्रकूट। कौन, चित्रकूट। और चित्रकूट के आगे आपको पता है, अब देखिए गिनिएगा कितने हो गए, उसके बाद करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
अभी 4 और रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं? 4। कितने मंडल हैं? 18। चारों बताऊं ये मुझे आप लोग बताएंगे? देख लीजिए कौन बताएगा, मैं बताऊं कि आप लोग बताएंगे? क्योंकि यहाँ के नीचे के अभी 2 यहाँ के नीचे के रह रहे हैं और 2 इसके आसपास के रह रहे हैं, 2 इसके आसपास के रह रहे हैं। इतने को नोट कीजिए आप लोग फिलहाल। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आपको मैप में इसकी चाहे तो लोकेशन में दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इतने का ध्यान रखिए। सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, इसके आगे गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, देवीपाटन, बस्ती देवीपाटन। इधर हमारा मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, झांसी, चित्रकूट। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आपको पता है इधर हमारा आ जाएगा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, और इधर आ जाएगा सोनभद्र। अभी आप लोग एक क्वेश्चन मेरे को बताएंगे, सोनभद्र, और एक आ जाएगा प्रयागराज, प्रयागराज। इस पूरे जितने भी मैंने आपको ये लिखे हैं जिले, मंडल, इनमें कुछ ऐसे हैं जो मंडल ना होकर जिले हैं। पहचान कर मुझे बताइए, मंडल ना होकर क्या हैं? जिले हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी, मिला आप लोगों को कुछ? अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आसानी से पहचान लिया होगा, अन्यथा जिला और मंडल में हम लोग ये भूल जाते हैं कि सर ये जिला है या मंडल है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मैं एक गलती आप लोगों को हमेशा आपके साथ लेके चलूँगा, वो आपको पहचाननी है। बात समझ रहे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये गलती पहचानी होगी। आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान देंगे आप लोग बाबू। ये जो मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर हमारा मंडल नहीं है। मिर्ज़ापुर क्या है? मंडल नहीं है। बात समझ रहे हैं? मिर्ज़ापुर हमारा मंडल नहीं है। ये आपको दिख रहे हैं झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज और सोनभद्र। दक्षिण में बुंदेलखंड क्षेत्र में ये 4 ही हमारे मंडल देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ के बराबर से आपको पता है कौन है? कानपुर है। कौन है? कानपुर है। और कानपुर के ही बराबर से आपको मुजफ्फरनगर देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा? मुजफ्फरनगर। हालांकि ऊपर है, ध्यान देंगे आप लोग। मुजफ्फरनगर कौन है? सॉरी, आजमगढ़, आजमगढ़। अब आप लोग इनको गिनने का प्रयास कीजिए। अब मुझे लग रहा है कि ये पूरे 18 हो गए होंगे। आजमगढ़, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ आपको पता है यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ से गिने बाबू, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। मेरे साथ देखिए, कंसंट्रेशन के साथ रहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इधर सहारनपुर, इसके आगे बरेली, इसके आगे मुरादाबाद, और फिर लखनऊ। लखनऊ से जस्ट नीचे कानपुर, कानपुर के बराबर में आजमगढ़, कानपुर के बराबर में आजमगढ़। इधर चलिए पूरब में गोरखपुर, इसके नीचे, गोरखपुर के नीचे क्या है? वाराणसी, उसके नीचे अयोध्या, फिर बस्ती, और फिर देवीपाटन। फिर क्या है? देवीपाटन। पश्चिम में चलिए, सहारनपुर के जस्ट नीचे, यहाँ हम लोग जिलों को नहीं मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि सर ये जिले होंगे या नीचे तो सहारनपुर के ये आता था वो आता था, नहीं, सहारनपुर के नीचे मेरठ भी है, समझ रहे हैं ना? तो सहारनपुर के नीचे मेरठ, मेरठ के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद हमारा कौन है? आगरा है। कौन है? आगरा। बुंदेलखंड क्षेत्र में आइए, आगरा के बाद हमारा झांसी, झांसी के बाद हमारा चित्रकूट, चित्रकूट के बाद हमारा प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद हमारा कौन आ जाता है? सोनभद्र। अब आप लोग इन जिलों को गिन लीजिए, मंडल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 16 17 18। ये वह 18 मंडल हैं जो हमारे एग्ज़ाम में समय समय पर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए बाबू, गलती और हमें अपनी कमी का एहसास कब होगा? तब होगा जब हमने चीज़ें पढ़ी होंगी और हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। एक तो ये होता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, तो दिल को थोड़ा सुकून रहता है कि हमने पढ़ा नहीं, काश पढ़ लेते तो लगता कि हाँ हम लोग इसको सोल्व कर पाते। लेकिन कोई चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है और स्पेशली मैंने आपको पढ़ाई है और आप लोग उस चीज़ को गलत करके आ गए या आपने उस क्वेश्चन को छेड़ा ही नहीं, उसको छुआ ही नहीं, तो ये मेरे लिए भी बहुत दुख की बात होगी और आपके लिए भी दुख की बात होगी। क्योंकि ऐसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा है जो आपको समझ में ना आए। मैं फैक्चुअल चीज़ों को भी आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाता हुआ चलूँगा। इनको मैं चाहता तो बाबू एक फ्रेम के माध्यम से सीधा सा नोट कराया था और आप लोग नोट करते हंसते हंसते घर चले जाते। समझ में आ रही है बात? मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएँ। जितनी आप यहाँ याद करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ईमानदारी से कहता हूँ आप इतनी घर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ 80% में गारंटी देता हूँ कि मैं 80% आपका यहाँ याद करा के दूंगा।
और जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा वो 100 के 100% यहाँ से याद करके लेके जाएगा, चीज़ों को समझेगा, याद भी करेगा। और बाय द वे अगर कुछ रहता है तो मात्र एक रिवीजन घर देना है, उसके बाद सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये मंडल याद हो गए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे। जिसने नोट नहीं किए हैं बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल की क्लास हमारी थोड़ी कम रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला आपको हेडिंग बनाना है। देखिए अब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अब से पहले अब तक जो हमने पढ़ा ये लगभग 1 से 1.5 क्लास हमारी फैक्चुअल थी, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट ही थी। तो फैक्ट के हिसाब से आपको मैंने पढ़ाया भी, कोशिश की कि आपको याद हो जाए। इसके आगे आप हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश का, ऐसे लिखिए, उत्तर प्रदेश का भू आकृतिक विभाजन, भू आकृतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भू आकृतिक विभाजन आप लोगों को हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश का भू आकृतिक विभाजन। भू यानी इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मृदा है, क्या है, मृदा है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भू का मतलब इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी हमारी, आपने पता होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा चट्टानी इलाका है, पूरा क्या है, पहाड़ी है, चट्टानें वगैरह हैं। यहाँ से इसके थोड़ी ऊपर पढ़ेंगे तो हमें गंगा यमुना का दोआब देखने को मिलता है। उसके ऊपर आपने कई बार सुना होगा कि सर ये तराई होता है, उसके ऊपर भांवर होता है। ये सारी मृदाएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश का इनसे क्या संबंध है, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। क्या क्या चीज़ हमने इसमें जानने वाले हैं बाबू। पहली चीज़ हम इसमें जानेंगे कि भांवर क्षेत्र क्या होता है। देखिएगा, इसमें हम जानेंगे कि भांवर क्षेत्र क्या होता है, भांवर क्या होता है। दूसरी बात इसमें हम जानेंगे तराई क्या होता है, तराई क्या होता है। तीसरी चीज़ हम इसमें जानेंगे कि जलोढ़ क्या होता है। जलोढ़ ये एक प्रकार की बाबू मृदा है, लेकिन हम मृदा को अलग से पढ़ेंगे। जब उत्तर प्रदेश की मृदा पढ़ेंगे ना तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये भू आकृतिक विभाजन का हमारा एक चैप्टर है, हमारा एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। जलोढ़ में भी 2 प्रकार की हमें देखने को मिलती है मृदा, एक तो मिलती है खादर बाबू और दूसरी मिलती है बांगर। दूसरी कौन सी मिलती है, बांगर। तो ये 2 चीज़ें हमें इसमें देखनी है। इसी के साथ चौथे नंबर पर हमें याद रखना है, इसमें गंगा यमुना का दोआब हमें पढ़ना है। गंगा एवं यमुना का दोआब, गंगा एवं यमुना का दोआब बेटा 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको दोआब कहते हैं ना। 5वां हम इसमें पढ़ेंगे बुंदेलखंड। मेरे साथ नोट करते चलिए इस चीज़ को। 5वां हम इसमें पढ़ेंगे बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी 2 चीज़ें, बुंदेलखंड में भी हमें इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड का पठार, और एक बुंदेलखंड का पश्चिमी पठार, बुंदेलखंड का पश्चिमी पठार, दोनों को अलग से पढ़ा जाता है। और छठी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। क्या पढ़ेंगे, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। हालांकि उत्तर प्रदेश के पठारों को भी समझेंगे बाद में, लेकिन हमें बुंदेलखंड क्षेत्र को समझना है, तो इसके आधार पर हम चीज़ों को यहाँ पठारी क्षेत्र को थोड़ा सा वर्णित करेंगे, है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हो गया होगा, चलिएगा देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखिएगा, अगर हम लोगों को इन सारे क्षेत्रों को समझना है तो ध्यान देंगे बाबू, कैसे हम लोग समझेंगे। भांवर क्या होता है, तराई क्या होता है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट में मैं आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग यहाँ कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, है ना। देखिएगा, ऐसे समझिएगा, ये इस तरह से यहाँ पर ये हमारा कोई पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है बाबू, ये एक पर्वत है। अब ये कोई सा भी पर्वत है, डज नॉट मैटर, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है ना। कौन सा पर्वत है भाई हम नहीं जानते, लेकिन ये पर्वत है।
और पर्वतों से आपको पता है कि ज़्यादातर पर्वतों पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर, जिसे हम हिंदी में हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। और इन्हीं हिमनदों से नदियों का उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। तो नदियाँ चलती हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? आपको कहीं भी, अब आप जब स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो सुना ही होगा कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, ये वो यमुनोत्री यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, और ये सब ग्लेशियर हैं। तो ग्लेशियर से नदियों का उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। अब इस पहाड़ पे, इस पर्वत पे भी कोई ना कोई ग्लेशियर होगा। आप सपोज करिए, आप मेरे साथ कंसंट्रेट रहिए, देखिएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए, आप लोग मानने में क्या जा रहा है बाबू? आज तक एक्स वो मानते आए हो ना मैथ में, कि मान लीजिए ये एक्स है, तो एक बार मेरी बात भी मान लो कि ये पर्वत है और इस पे ग्लेशियर है। ये क्या है? इस पे ग्लेशियर है। मान लोगे नहीं मानोगे? चलिए मान लोगे। ये क्या है बाबू? ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से नदी निकलेगी, निकाल दें? हाँ जी निकाल दो। ये लो नदी निकाल दी हमने। यहाँ से ये क्या निकली? नदी निकली। ये पूरी क्या है? एक नदी है। अब आप समझिएगा बात को। मैं दो मैदान लेता हूँ, एक पहाड़ी क्षेत्र है और एक समतल मैदान है। कैसा है? एक पहाड़ी क्षेत्र और एक समतल मैदान। आप लोग बताइए कि नदी का बहाव पहाड़ी क्षेत्र पर तीव्र होगा कि समतल मैदान में तीव्र होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो कोई भी बता सकता है, पहाड़ी क्षेत्र से हम किसी भी चीज़ को डालेंगे तो वो तीव्र बहाव से बहेगी। अगर आप पानी को किसी पहाड़ी क्षेत्र से डालेंगे, देखिएगा ये दो फैक्टर हैं। मैं बताऊं कि ये समतल मैदान है, यहाँ से डालेंगे तो आप कैसा रहेगा? धीरे धीरे जाएगा। और मैं इसको ऐसा कर दूं तो यहाँ से डालेंगे तो खटाक से नीचे चला जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है। जब नदियाँ पहाड़ी ढाल पर होती हैं, जब नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं और वह पहाड़ी ढाल पर होती हैं, तो उनका बहाव और वेग तीव्र होता है। क्या होता है? बहाव और वेग तीव्र होता है। अब जब बहाव और वेग तीव्र होगा तो वह अपरदन ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे? अपरदन ज़्यादा करेंगे। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में हमारे यहाँ की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी फुल उफान पे चलती हैं, फुल बहाव के साथ चलती हैं, तो आसपास के टीलों को काट कर अपने साथ बहाते हुए ले जाती हैं। इसी को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर पत्थर पाए जाते हैं तो वहाँ से पत्थरों का कटाव होगा, पत्थरों का अपरदन होगा। धरातलीय क्षेत्र पर मृदा है तो यहाँ मृदा का अपरदन होता है। बात समझ रहे हैं नहीं? अपरदन तो अपरदन ही है। लेकिन जब नदी पहाड़ी ढाल में होगी तो उसकी गति, उसका वेग, उसके बहने की जो क्षमता है वो अधिक होगी। कैसी होगी? अधिक होगी। जब उसका वेग अधिक होगा, उसकी बहाव की गति अधिक होगी, तो वो अपरदन ज़्यादा करेगी। अपरदन क्या करेगी बाबू? ज़्यादा करेगी। तो अपने साथ ये कुछ अवसाद ले आती है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पूरा पहाड़ी एरिया है। क्या है बाबू? ये पूरा पहाड़ी एरिया है। अब इस पहाड़ी एरिया से नदी निकल कर आ रही है। पहाड़ी एरिया से क्या है? नदी निकल कर आ रही है। अब नदी यहाँ से अपने क्षेत्र से छोटे छोटे बालू के कंकड़, मैं बना देता हूँ वाइट से, यहाँ से ऐसे ये थोड़े छोटे बालू के कंकड़ इस तरह से अपने साथ बहा कर ले आएगी। इस तरह से क्या कर लेगी? क्योंकि इसकी गति अधिक है, इसका वेग तीव्र है कि नहीं? अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया, किसी चीज़ को ढाल पे डालोगे तो तेज चलेगी और समतल मैदान डालोगे तो धीरे धीरे बहेगी। अब ये यहाँ से अपने साथ क्या करती है? कुछ बड़े बड़े पत्थर ले आती है काट। और ये साथ कैसे ले जाती है? कुछ तो पहाड़ी ढाल है, फिर इसकी नदी का तीव्र बहाव है, और ऊपर से पहाड़ी ढाल तो पत्थर खुद ही सड़कते हैं। दूसरी बात, नदी का ढाल अधिक है तो ये और तेज जाती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये क्या करती है? और तेज इन पत्थरों को लेकर जाती है। अब आप समझिए, जब ये नदी यहाँ धरातल पर पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी? ये मान लीजिए ये धरातल है। क्या है? ये धरातल है किसी पर्वत का। ये गिरिपद है। क्या है? गिरिपद। गिरि मतलब पर्वत और पद मतलब पैर, पर्वत के पैर। ये क्या है? गिरिपद है। क्या है ये? गिरिपद। इस गिरिपद में आने के बाद नदी जब धरातल पर आएगी तो क्या नदी का बहाव और वेग वही रहेगा जो पहाड़ों पर था? कैसा हो जाएगा? नदी का बहाव कम हो जाएगा, उसका वेग कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जब उसका बहाव और वेग कम होगा
तो अब जो वो बड़े बड़े पत्थर लाई है अपने साथ ऊपर से तो ले आई, अब कैसे लेकर जाएगी? बात समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई ऊपर से तो कुछ पर्वत ने ढकेला और कुछ ही अपने साथ ढकेल कर लाई और ला के ढकेल ढकाल के नीचे ला के इसने छोड़ दिया। अब जब धरातल पर आई तो धरातल पर अब इसमें इतनी शक्ति नहीं है, इसमें इतनी क्षमता नहीं है। एक आदमी जवान है और एक आदमी वृद्ध है ना। अब जवान आदमी तो 50 किलो उठाकर ले जाएगा, अब वही 50 किलो आप वृद्ध के ऊपर रख दो तो वो तो बेचारा लचर पचर ही चलेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो यही कंडीशन इसकी आ जाती है। अब यहाँ पर ये नदी जैसे धरातल पर आती है तो इसकी क्षमता कम हो जाती है। तो अपने साथ जो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाई है बाबू, इन कंकड़ पत्थरों को यहाँ पर बिछाना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है? यहाँ इसके गिरिपद में बिछाना प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर इन पत्थरों को, इन कंकड़ों को बिछाना ये क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। इस तरह से जब अभी यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि इसमें कुछ है, बताने वाला नहीं मिला, बस एक डायरेक्शन देने वाला नहीं मिला, हमें तो बहुत आता। ऐसे ही आप लोग बोलोगे। अभी समझते रहिए। जब इसने यहाँ पर इन सभी को बिछा दिया, क्या कर दिया? बिछा दिया। तो बिछाने के बाद अब नदी का पानी इतने क्षेत्र में फैल गया, इतने क्षेत्र में क्या हो गया? फैल गया। अब या तो देखिएगा, आप पत्थर रख दीजिए बहुत सारे, ऐसे एक समतल मैदान में आप लोग पत्थर रख दीजिए और फिर उसके ऊपर से पानी डालिए। आप ये देखिए कि पानी उसके ऊपर से बहेगा कि नीचे से बहेगा? कहाँ से बहेगा? आप लोग बताइए, कहाँ से बहेगा? पानी पत्थर के ऊपर से बहेगा कि नीचे से? या तो पानी इतना होना चाहिए कि नीचे और ऊपर दोनों को खचाखच पल के चले, है ना। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं वो नदियाँ इन पत्थरों के नीचे से बहती हैं। समझ में आ रही है बाबू? इन पत्थरों के क्या बहती हैं? इन पत्थरों के इस तरह से नीचे से बहती है। इस तरह से जहाँ इनको जगह मिलती है साइड में ऐसे निकल निकल कर ये इस तरह से यहाँ गैप मिला वहाँ से ये कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और कई धाराओं में विभक्त होकर नदी का पानी इस छोटे से कंकड़ पत्थरों के मैदान के बीच से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बीच से निकलता है और ये नदी कई धाराओं में बह जाती है। अब यहाँ से ये ऐसे बहेगी आगे। एक क्षेत्र ऐसा आएगा, आपने देखा होगा कि कहीं भी जब कोई नदी का पानी बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल कर चल रहा है, क्या हो रहा है? फैल कर चल रहा है। तो एक नदी, एक नाला, एक क्षेत्र ऐसा आएगा जिसमें वो संपूर्ण पानी एकत्र होकर फिर आगे बढ़ेगा। ऐसा देखा है कभी? बहुत देखा होगा, हम तो गाँव में रहते हैं, है ना। तो कंडीशन यही बनती है कि जब भी कभी गांव में बाढ़ वगैरह की स्थिति बनती है तो पानी बहुत दूर तक क्षेत्र में बहता है और एक समय आता है कि वो एक संयुक्त धारा में बहकर आगे बढ़ता है। यही कंसेप्ट है। यहाँ से पानी निकलेगा और निकलने के बाद कुछ क्षेत्र में ये अपने क्षेत्र को फैला कर चलेगा, कई धाराओं में बट कर चलेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये संपूर्ण धारा एक नदी की धारा में बह जाएगी, एक नदी धारा में सिमट जाएगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतना तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। आगे बढ़े। अब नदी क्या कर रही है? नदी संयुक्त धारा में बह रही है। नदी क्या कर रही है? संयुक्त धारा में बह रही है। ठीक। अब बात को आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिएगा, यहां से ये संयुक्त धारा में इस नदी को आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी तक मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं बाबू, देखिएगा अगर आप लोगों को ये दिख रहा है। ठीक, दिख रहा होगा इतना, है ना। हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। अरे यार थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अभी भी दिख रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ तक आपको समझने में भी कोई परेशानी, घबराहट, झंझनाहट नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ें। देखिएगा, जब ये एक संयुक्त धारा में बहा, अब समझिए एक बार ऐसा कंडीशन आ गई कि ये वो बरसात का मौसम निकल जाएगा। नेक्स्ट बरसात का मौसम जब भी आएगा तो एक तो ग्लेशियर का पानी नदी में आता है, दूसरी बात जब बाढ़ का पानी भी नदी में आएगा तो नदी की भी तो अपनी कोई क्षमता होगी, है ना। नदी की भी अपनी एक क्षमता है, जल धारण की क्षमता है। अब किसी भी चीज़ में आप आवश्यकता से अधिक चीज़ डालोगे तो वो फैलाव करेगी, विखराव करेगी। क्या करेगी? विखराव करेगी। ऐसे ही नदी का कारण है, नदी का
बिल्कुल सेम रवैया रहता है। नदी की जल धारण क्षमता इतनी है, जल धारण क्षमता कितनी है, इतनी है, लेकिन बाढ़ आ गई। क्या हो गया, बाढ़ आ गई। अब यहाँ से पानी सारा घूम घाम के आया और जैसे एक संयुक्त धारा में बहा, संयुक्त धारा में बहने के बाद नदी का पानी कुछ इधर भाग रहा है, एक तरफ थोड़ी ना भागेगा भैया, कुछ इधर भाग गया है ना, और इधर भागने के बाद कुछ इधर भाग रहा है, तो नदी का पानी दोनों तरफ फैल रहा है। इसी को हम कहते हैं कि गाँव में बाढ़ आ गई। क्या आ गई, गाँव में बाढ़ आ गई। तो ये नदी का पानी फैलाव करता है। इमेजिन करिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो केवल आपको इमेजिन करने दे रहा हूं। ये तो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है, समझ रहे हैं नहीं, मैं कुछ इसमें नया थोड़ी ना बता रहा हूं। ये तो आप लोग इमेजिन करिए, आपके घर आसपास, गांव में, शहर में नदी या नाला होगा, कभी बाढ़ की स्थिति बनेगी तो उसके आसपास सब में पानी भर जाएगा। वही पानी तो मैंने बताया है, कोई नई चीज़ थोड़ी ना बताई है इसमें। डर रहे हो आप लोग, देखिएगा। अब ये पानी यहाँ तक फैल गया। अब अगले साल की बात करते हैं, इस साल को छोड़ दें, अब अगले साल की बात करते हैं। अभी आप लोग समझते रहना, ये नहीं बता रहे कि भाबर बांगर कहाँ हैं, ये सर तुमने बताया नहीं, अभी बताएंगे भाई, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि नदी जिस वेग से, जितनी इसकी जल धारण क्षमता थी उतनी तो थी, लेकिन आने वाले समय में इस नदी ने कुछ कटाव भी किया होगा, क्योंकि जो बाढ़ आई थी इसने कुछ कटाव भी किया होगा। और कुछ जैसे अगर ये कोई नदी है, ये क्या है, कोई नदी है, और इसमें में लगातार जल आ रहा है, लगातार क्या आ रहा है, जल आ रहा है, तो ये अपनी कुछ क्षमता को नीचे से भी गहरा करेगी, कुछ क्या है, अपनी जल धारण क्षमता को नीचे से भी गहरा करेगी। और बाढ़ की स्थिति बनी तो कुछ इधर से काटेगी और कुछ इधर से काटेगी। तो अब इसकी जल धारण क्षमता इतनी हो गई, जल धारण क्षमता कितनी हो गई, इतनी हो गई। और पहले कितनी थी, पहले की बताएं तो देखिए, पहले कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी। पहले जल धारण क्षमता इनकी यहाँ से यहाँ तक थी। अब इसकी जल धारण क्षमता कुछ बढ़ चुकी है। जब इसकी जल धारण क्षमता बढ़ गई है तो पानी को ये अच्छे से सोख सकती है, कुछ ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगले साल बाढ़ आई, अगले साल क्या हुआ, फिर से बाढ़ आती है। अब की बार जो बाढ़ आई, इसका पानी यहाँ तक ना जाकर केवल यहाँ तक पहुँचा। केवल कहाँ तक पहुँचा बाबू, यहाँ तक पहुँचा। अर्थात इस क्षेत्र को मैं दिखा दूं, आप लोग ध्यान देंगे कंसंट्रेशन के साथ। ये जो क्षेत्र है, अब की बार बाढ़ का पानी केवल इस वाइट वाले क्षेत्र तक पहुँचा है, केवल इस वाइट वाले क्षेत्र तक क्या है, पहुँचा है। बात को समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान पूर्वक समझिएगा। नेक्स्ट बार जब बाढ़ आई, नदी की जल धारण क्षमता बढ़ गई, और नदी की जल धारण क्षमता जब बढ़ गई तो पानी का फैलाव कम हुआ, बाढ़ ज़्यादा क्षेत्र पर ना फैलकर एक सीमित क्षेत्र में रह गई। सीमित क्षेत्र में क्या है, रह गई। अब इनके नामकरण कर लें, देखिएगा। ये जो कंकड़ और पत्थर वाला क्षेत्र है, इस कंकड़ीले और पथरीले क्षेत्र को हम लोग भावर कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसे, भावर कहते हैं। इसके बाद में कई छोटी छोटी धाराओं में जो नदी आगे बढ़ती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ये जो बाढ़ यहाँ पर आई है, आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आती है तो ऐसा लगता है कि बहुत साफ पानी है, कुछ भी इसके अंदर मिलावट नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है। बाढ़ आती है तो पानी बहुत ही गंदा होता है, क्या होता है, मैला होता है ना। एक समय ऐसा आता है, आप किसी भी स्थान पर पानी स्थिर है, पानी ठहरा है, अब ये पाएंगे कि 2 या 3 दिन बाद उस पानी के अंदर जितना भी मलबा था, जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी धूल मिट्टी के कण थे, वो सभी नीचे बैठ चुके हैं। वो सभी क्या हो चुके हैं, नीचे बैठ चुके हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या हो चुके हैं, वो नीचे बैठ चुके हैं और पानी साफ हो गया है। पानी कैसा हो गया है, साफ हो गया। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप कभी ऐसा देखे होंगे कि हमने कहीं से पानी भरा और उसमें कुछ गंदगी थी, गिलास में हमने रख दिया। आप पाएंगे कि 1-2 घंटे बाद तक अगर हमने उस पानी को रखा रहने दिया तो जितने भी गंदे धूल मिट्टी के कण थे वो गिलास के नीचे जम जाते हैं, तलहटी पर जम जाते हैं, है ना। अब यहाँ भी पानी लंबे समय तक ठहरा रहता है, और जब लंबे समय तक पानी ठहरता है तो इसमें मौजूद जितने भी धूल के कण हैं वो सभी नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और पानी धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। पानी क्या, धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक परत जम जाती है। यहाँ की जो मृदा होगी उसके ऊपर क्या जम जाएगी, एक परत, है ना। छोटी छोटी महीन मिट्टी की एक परत जम जाएगी, और जल के, क्योंकि वो जल है और जल में ही क्या है,
मृदा है, मिट्टी के कुछ कण हैं, तो जल द्वारा उड़ाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जल द्वारा उड़ाई गई मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये जितने भी क्षेत्र में फैली है और जहाँ तक पानी गया है, यहाँ तक जिस मृदा का निर्माण होगा उस मृदा को हम लोग जलोढ़ कहेंगे। दैट सिंपल। क्या कहेंगे बेटा? जलोढ़ कहेंगे। तो इस क्षेत्र की मृदा क्या है हमारी? जलोढ़ है। कौन सी है? जलोढ़। अब जलोढ़ मैंने आपको बताया कि सर जलोढ़ तो आपने बताया 2 प्रकार की है, तो मैं कम मना कर रहा हूँ। देखो, जलोढ़ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या है हमारी? खादर। एक क्या है बाबू? हमारी खादर। और दूसरी क्या है हमारी? बांगर। दूसरी क्या है हमारी? बांगर। ये 2 प्रकार की मृदा है। कैसी मृदा है? 2 प्रकार की। जलोढ़ को 2 भागों में बांटते हैं, एक खादर और दूसरा बांगर। बहुत बढ़िया। खादर क्या है और बांगर क्या है? एक लैंग्वेज में कहूँ तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और प्राचीन जलोढ़ मृदा को वांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन जलोढ़ मृदा को वांगर कहा जाता है। देखिएगा, अब नवीन जलोढ़ कौन सी है? जहां प्रत्येक वर्ष नदी में आई बाढ़ का पानी पहुंचता है, उस क्षेत्र को नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ कहते हैं। यहाँ मैंने बताया कि नदी की जल धारण क्षमता अधिक हो गई, अब पानी इतने में न फैलकर इतने में ही फैला, तो यहाँ पहले भी आया था, पहले भी बाढ़ आई थी तो पहले भी यहाँ पानी था, दोबारा बाढ़ आई तो फिर भी यहाँ पानी है। तो ऐसे में जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष, ये बाढ़ का पानी प्रारंभ में आई बाढ़ के अतिरिक्त दोबारा वहाँ पहुँचता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं। और जहाँ पर नहीं पहुँचता, ऐसे को हम लोग प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मृदा को मैंने बताया क्या कहते हैं? खादर। और प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, खादर किसको कहते हैं हम लोग? नवीन जलोढ़ मृदा। किसको कहते हैं बाबू? नवीन जलोढ़ मृदा को। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, और प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? बांगर कहते हैं। आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको बेहद तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब आप लोग अगर कंसल्टेंट नहीं हैं तो इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। बाकी तो चीज़ें मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने आज तक स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझाई हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अब आप लोग बैठे हैं मेरी क्लास में और ध्यान है उधर क्या कर रही होगी, है ना। खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, बाबू ठीक होगा या गलत होगा। तो बाबू अभी तक खाना खा गई, इतना बड़ा हुआ है, बाबू की टेंशन मत लो, बहुत सही रहेगा। बस आप लोग मेहनत करो और अपनी नौकरी ले लो, ना तो बाबू को भी कोई दूसरा बाबू ले जाएगा, है ना। कभी फिर देखते रह जाओ कि मेरा बाबू कहाँ चला गया। तो बाबू लेना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद सोचना नहीं है, केवल पढ़ना है ना। चलिए आइए, तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? खादर कहते हैं। और प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? बांगर कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप लोग मुझे बता दी कि सर भावर समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से नदी का पानी पत्थरों के नीचे से बहता है। तो आप लोगों को अभी तो बताए हैं, और ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से नदी का पानी पत्थरों के नीचे से बहता है? तो बता देंगे सर ये तो आपने अभी बताया कि भावर है। वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से नदी कई धाराओं में बहती है? कई धाराओं में बहती है, क्या बताएंगे सर? ये हैं तो कई सारी धाराएं, इसको तराई कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको? तराई कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए किस क्षेत्र की मृदा कंकरीली एवं पथरीली होती है तो क्या बताएंगे? अरे यहाँ देख के बताएंगे ना कि कंकड़ पत्थर तो सर यहीं ला के छोड़े हैं, तो ये भावर क्षेत्र कंकरीला पथरीला होगा। इसके नीचे का क्षेत्र तराई क्यों है? ये तराई इसलिए है, आप लोग समझिएगा बाबू, यहाँ पर ये एक नाला है। क्या है? एक नाला है, कच्चा नाला है। जब किसी नाले से, आपने कभी ऐसा होगा अगर आप लोग गांव से होंगे तो कभी खेत वेत में पानी तो दिया होगा, किसान के बेटे होंगे तो आप एक नाला बनाते हैं पानी को इस ओर से उस ओर ले जाने के लिए, है ना। तो आप जब ये पाएंगे कि जब उस क्षेत्र से नाले से पानी गुजरेगा तो उस नाले की साइडें लगभग भीग जाती हैं, बाहरी साइडें भी क्या हो जाती हैं? भीग जाती हैं। बात समझ रहे हैं? उस नाले की बाहरी साइडें भी भीग जाती हैं, तो वहाँ पर एक तराई जैसी स्थिति बन जाती है। अब वो तो एक नाला है, अब ऐसे ऐसे यहाँ तो बहुत नाले हैं, है ना। तो इस क्षेत्र में
तराई वाला क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र कैसा बन जाता है, क्योंकि आसपास की मृदा जो होती है भीग जाती है, गीली हो जाती है। ऐसी मृदा जब भीग जाएगी तो आप पैर रखोगे तो फट से अंदर जाएगा, तो दलदल की फील होगा, कैसा किया तो दलदल सा बन गया। तो तराई क्षेत्र की मृदा को दलदली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लोग दलदली मृदा भी कहते हैं। तराई क्षेत्र की मृदा को हम लोग दलदली मृदा भी कहते हैं। इतना सा कंसेप्ट था और यही मुझे आपको समझाना था, और आप लोगों ने इसको देखिएगा बाबू, अगर बना लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ऐसे ही बना लेना, एज इट इज़ बना लेना जैसे मैंने बनाया है। इनकी विशेषताओं पर हम लोग बात करते हैं कि भावर क्षेत्र क्या है, भावर और तराई क्या है, हम लोग इसको नोट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा पेज छोड़ दीजिए जिसमें ये आ जाए, उसके बाद में थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप लोग, मैं थोड़ा पानी पी लूं फिर रखते हैं। चलिए, तो तैयार हैं आप लोग लिखने के लिए। स्पेशलिटी पूछी जाती है इनकी बाबू की, स्पेशल क्या है। देखिएगा, आप लोग हेडिंग डालेंगे भावर, हेडिंग डालेंगे आप लोग भावर। भावर, भावर को लिखेंगे आप, जैसे मैं बोलता चल रहा हूं, मैं नोट भी करता चल रहा हूं, मेरी लैंग्वेज पे फोकस ज्यादा करेंगे, है ना। भावर लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक का क्षेत्र, गोरखपुर तक का क्षेत्र भावर कहलाता है, भावर कहलाता है। बात ठीक। इसके बाद इसमें अगर दूसरा फैक्ट हमें नोट करना हो, लिखिएगा बाबू, इस क्षेत्र की मृदा कंकरीली एवं पथरीली होती है। कैसी होती है, कंकरीली एवं पथरीली होती है, कंकरीली एवं पथरीली होती है। कैसी होती है, कंकरीली एवं पथरीली होती है। अब कंकरीली और पथरीली होगी तो इसमें मृदा आप लोग खेती कर पाएंगे नहीं, तो खेती के लिहाज से ये मृदा अनुपजाऊ है। कैसी है बाबू, ये जो क्षेत्र है, ये भावर क्षेत्र पूर्णतः अनुपजाऊ माना जाता है। कैसा माना जाता है, पूर्णतः अनुपजाऊ माना जाता है, अनुपजाऊ माना जाता है, अनुपजाऊ है। पूर्णतः कैसा है, अनुपजाऊ है। पूर्णतः कैसा है, अनुपजाऊ है। ये एक डंडा फालतू खींच गया, आप लोग नोट करेंगे। ये कैसी मृदा पाई जाती है बाबू, अनुपजाऊ मृदा है भावर क्षेत्र में। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपज नहीं होती है। एक फैक्ट लिखेंगे, इस क्षेत्र में लिखेंगे आप लोग, इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं। लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं। कारण क्या है, देखिए ऊपर तक तो पत्थर ही है। अब मृदा की तलाश में वो लोग, आप तक आपने सुना होगा कि जल की तलाश में पौधे अपनी जड़ों को बढ़ाते हैं। हाँ, ऐसा तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र में, इस भावर क्षेत्र में पौधे जड़ को बढ़ाते हैं ताकि वह मृदा तक पहुंच सकें और अपनी जड़ों का विकास कर सकें। बात समझ में आ रही है। तो इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं। इतना सा क्षेत्र आपको इसमें नोट करना है। यहाँ से पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है, तो सहारनपुर से बाबू गोरखपुर तक है। इसकी मृदा कैसी है, तो इसकी मृदा कंकरीली और पथरीली है। ये पूर्णतः अनुपजाऊ है। क्या है, पूर्णतः अनुपजाऊ है। इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं। नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगर हम लोग इसके आगे बढ़ें तो आगे आपने हेडिंग डालना है तराई। क्या डालना है बाबू, तराई। आप लोग हेडिंग डालिए, तराई, 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 तराई आपने हेडिंग डाल लिया होगा। इसमें हम लोग नोट करते हैं। इसमें लिखिएगा बाबू, तराई लिखिएगा, भावर क्या लिख दिया यो मैंने, भारत हो गया कैसे, भावर के
भावर के दक्षिण का भाग तराई कहलाता है। तराई कहलाता है। भावर के दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। इस क्षेत्र में नदियां कई धाराओं में बहती हैं। कई धाराओं में बहती हैं। इसमें आप लोग नोट करेंगे, इसमें गन्ना तथा धान की पैदावार अधिक होती है। इसमें गन्ना तथा धान की पैदावार अधिक होती है, क्योंकि आपको पता है, देखिएगा आपने कभी देखा होगा कि नदियों के किनारे गन्ने के खेत मिलेंगे। हाँ, नदी कैसा क्षेत्र है? नदी का किनारा आपको पता है पूरा तराई क्षेत्र है, क्योंकि साइडों में दलदली मृदा पाई जाती है। अब तराई क्षेत्र में गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए जितने भी आपको देखने को मिलेंगे नदी के आसपास गन्ने के क्षेत्र, वो कारण यही है कि वो क्षेत्र तराई का है। कैसा है? तराई का है, इसीलिए वहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। तो इसमें गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्षेत्र की मृदा दलदली होती है, ऐसे भी लिखेंगे आप लोग। इस क्षेत्र की मृदा दलदली होती है। कैसी होती है? दलदली होती है। बाबू, इनको हम लोग आगे चल के थोड़ा सा और समझेंगे कि इनमें ऐसे चूना, कैल्शियम, पोटेशियम अधिकता या कमी, ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जब हम लोग उत्तर प्रदेश की जब मृदाओं को समझेंगे तो उस क्षेत्र में हम पूरी इसको समझ लेंगे। तो क्या हो गया, इस क्षेत्र की मृदा दलदली होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। इस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होगा, आपने देखा होगा किसी तालाब वगैरह के किनारे आप लोग गए होंगे, तो वहाँ पर किसी खड्डे में यदि गंदा पानी भरा होगा तो उस गंदे पानी के ऊपर बहुत ढेर से मच्छर बैठे होंगे, है ना। अब यहाँ तो सब में यही सीन है कि कहीं गीला है, कहीं दलदल है, कहीं नदी का थोड़ी सी छोटी धाराएं हैं, तो यहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं, है ना। अब जितने भी तराई क्षेत्र के होंगे ना, उनको डेंगू बहुत ज़्यादा होता होगा, क्योंकि यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो ये इतने से फैक्ट आपने बाबू तराई के बारे में याद रखने हैं। किसके बारे में याद रखने हैं? तराई के बारे में याद रखने हैं। आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो कैसे बढ़ें? अगला आप लोग डालेंगे जलोढ़ मृदा। क्या डालेंगे आप लोग? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में आप लोग लिखेंगे देखिएगा सॉरी, इसमें लिखेंगे ऐसे लिखेंगे प्रतिवर्ष, सॉरी यार मैं इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखवाऊँ। अब देखिए हर बार ना जब भी मैं ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, हर बार अपनी लैंग्वेज मुझे चेंज करनी पड़ती है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छी ऐसी लैंग्वेज मिल जाए जिसमें आप लोग आसानी से याद रख लें। लिखिएगा, इस मृदा का निर्माण नदियों में आई बाढ़ के मलबे के जमाव के कारण हुआ है। जमाव क्या बन गया ये? जमाव के कारण हुआ है। जमाव के कारण हुआ है। इस मृदा का निर्माण नदियों में आई बाढ़ के मलबे यानी कि अवसाद, जो अवसाद अपने साथ लाई थी, जैसे कि बारीक महीन मृदा, और वो जब जमेगी
तो एक कोप मृदा का निर्माण करेगी। मैं मृदाएं जब पढ़ाऊंगा तो मृदाओं के सारे प्रकार पढ़ाऊंगा। कोप मृदा क्या है, इसी को हम लोग कोप मृदा भी कहते हैं। ये तलहटी जम जाती है ना तो कॉप जैसी जम जाती है, इसे कोप मृदा कहते हैं ना। तो क्या होता है, नदियों में आई बाढ़ के मलबे के जमाव के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खादर और नंबर 2 बांगर। नंबर 2 क्या है, बांगर। इनमें से भी आपसे पूछेगा तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र खादर है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, खादर है। मैं भी इसको इसलिए डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि जब मृदाएं पढ़ाऊंगा तब मुझे इनकी चर्चा वहां भी करनी पड़ेगी। यहाँ तो मैं केवल आपको भू आकृतिक के आधार पर इनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हम लोग उत्तर का भी गंगा यमुना का मैदान रह रहा है ना। तो खादर को कहते हैं हम लोग नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं बाबू, खादर कहते हैं। और प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बात पल्ले पड़ी तुम्हारे? हाँ पड़ी गई होगी, इतने समझदार तो आप लोग हैं ही। तो खादर अत्यधिक उपजाऊ है, बांगर कम उपजाऊ है। हालांकि बांगर कहीं कहीं अनुपजाऊ भी मिलता है, लेकिन बांगर उपजाऊ है लेकिन कम उपजाऊ है। जब बांगर रूप में मृदा आती है तो इसकी अत्यधिक सिंचाई की जाती है, रेतली हो जाती है और सिंचाई के कारण इसमें थोड़ी एक पोटेशियम लवण की परत जम जाती है जिसे भूड़ कहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग आगे चल के इसे पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल बाबू इतना आप लोग जान लें कि बांगर को प्राचीन जलोढ़ कहते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं। उपजाऊ सर्वाधिक खादर होती है, खादर न मिले तो डेल्टा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं ऐसी आशा करता हूं आपसे। इसके अतिरिक्त हमें गंगा यमुना का मैदान पढ़ना था। क्या, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान हम लोग समझेंगे कल। बात समझ पाए आप लोग? आशा करता हूं कि पूरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं एक बार आपको इस क्लास को रिकॉल करा दूं। देखिएगा बाबू, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया भावर, इसके और पीछे चलते हैं। चलिए, हमने सबसे पहले जाना उत्तर प्रदेश के मंडल कितने, 18, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़। इसके आगे गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, देवी पाटन, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ। ये 18 जिलों में हमने इसको बांटा और 18 जिले के अच्छे से हमने पढ़े और याद भी हो गए होंगे। बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो इसके बाद की कंडीशन आप देखेगा। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जानी। इसमें हमने जाना कि कैसे नदी ऊपर से बहकर आई और ऊपर से बहकर आने के बाद कैसे कैसे वो अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लाई, कैसे उसने जमाव किया। जमाव के बाद उन कंकड़ पत्थरों के मध्य से होकर कुछ नदियाँ एक छोटी धारा में गुजरी और आगे चलकर वो एक संयुक्त धारा बन गई। उसी धारा से बाढ़ आई और जलोढ़ का निर्माण हुआ। जलोढ़ में खादर और बांगर कैसे बने ये हमने आपको बताया। तराई क्षेत्र हमने कैसे बना ये बताया। तराई क्षेत्र के ऊपर भावर कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। इसके अतिरिक्त इसके आगे हम लोग बात करें तो हमने भावर के बारे में जाना। उत्तर प्रदेश में कहाँ से बाबू, ये याद रखेंगे, सहारनपुर से गोरखपुर तक का ये क्षेत्र है, भावर कहलाता है। इस क्षेत्र की मृदा कंकरीली एवं पथरीली होती है। बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये फैक्ट आपके लिए। किस क्षेत्र की मृदा कंकरीली एवं पथरीली होती है तो कौन सा वह क्षेत्र है, भावर है। यह पूर्णतः अनुपजाऊ है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं जो मृदा की तलाश में अपनी जड़ों को लंबी कर लेते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो हमने तराई को समझा। इसके आगे हमने तराई को समझा। भावर के दक्षिण भाग को तराई कहलाता है। इस क्षेत्र में नदियां कई धाराओं में बहती हैं। इसमें गन्ना तथा धान की पैदावार अधिक होती है। धान की खेती ज़्यादा की जाती है, गन्ना और धान की। इस क्षेत्र की मृदा दलदली होती है। कैसी होती है बाबू, दलदली होती है। इस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक देखा जाता है। बात समझिए, इसमें चूने की अधिकता ज़्यादा होती है, लेकिन वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आगे बात करें, अरे यार क्या हो रहा है, जलोढ़ मृदा। इस मृदा का निर्माण नदियों में आई बाढ़ के मलबे के जमाव के कारण हुआ है। इसे दो भागों में बांटा जाता है,
खादर और बांगर, इनकी बाबू बहुत अच्छी अच्छी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके माइंड में ये बात ना आ जाए कि सर इसमें तो हमने पहले बहुत कुछ पढ़ा है, आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन एक सिक्वेंस के साथ। जब हम लोग मृदा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं इनको डिटेल करूँगा वहाँ पर, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य भी कर रहे होंगे। देखिएगा, आपका सबसे अच्छा और सबसे पहला नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि आप यदि हमारी वीडियो को देख कर रहे हैं और आपको पसंद भी आ रही है तो एक लाइक तो आपका बनता ही है ना। और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। डेली इसी तरह से ये कंटेंट मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कंटेंट आपका उत्तर प्रदेश की हर एक भर्ती को लेकर मैं ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ। कोई सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा। आपने बड़े बड़े टीचर देखे बाबू, ऐसा होता है ना कि नाम तो बहुत बड़े होते हैं, है ना। एक छोटी सी चीज़ किसी भी आदमी को इतना बड़ा सकती है और छोटी सी चीज़ किसी भी आदमी को बहुत गिरा भी सकती है। तो कोई आदमी ऐसे बड़े ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत हाईएस्ट टीचर है, मैं हाईएस्ट टीचर से ही पढ़ूंगा, उनका ही कंटेंट अच्छा लगता है, ऐसी वैसी बातें। ये आप लोग यहाँ पर टीचर की क्वालिटी को मत देखिए, टीचर की क्वांटिटी को देखिए कि क्वांटिटी क्या है, क्या चीज़ पढ़ा रहा है। और इससे संबंध में आप लोग क्वेश्चन लगाइए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। हालांकि मैं भी लगवाऊंगा, आप खुद से देखिए कि सर ने जो पढ़ाया और जो एग्जाम में पूछा गया क्या बचा क्वेश्चन, या कुछ बच भी रहा है तो मैं अभी प्रैक्टिस सेशन लूँगा, उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। हालांकि कुछ बचने वाला इसमें है नहीं। तो मैं देख रहा हूँ व्यूज़ तो लगभग जितने भी आते हैं आ ही जाते हैं। व्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों की लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती जा रही है ना। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा, जब मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो आप मेरे लिए इतना सा एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।